Good morning, student. Welcome to chemistry class. How are you? I hope all are you are very good and you are preparing for the annual examinations. And as you know that we are revising chapter second, atomic structure. Today we will see some theories and numericals also. First, we will see the atomic number. Atomic number. Atomic number. What is atomic number? एटॉमिक नंबर क्या होता है? ये किसी भी न्यूट्रल एटम के अंदर कितने प्रोटॉन हैं या कितने इलेक्ट्रॉन है उसके नंबर को हम एटॉमिक नंबर कहते हैं. इट इज द नंबर ऑफ it is the number of proton or electron in an neutral एटम. ओके, ये किसी भी एटम के अंदर कितने जो है कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रल कंडीशन में है उसको हम कहते हैं एटॉमिक नंबर. इट इज डिनोटेड बाय Z. इसको हम Z से डिनोट करते हैं. इट इज डिनोटेड बाय Z. अब हम कैसे इस सिंबल को देखेंगे, जैसे कि सपोज लिखा हुआ है ने 11 मीन्स हो गया इट हैज 11 प्रोटॉन in nucleus or it has 11 electron in orbits around nucleus. Student, I hope you are understanding very well what is atomic number. तो हमने यहाँ पे एग्जांपल देख लिया कि एक सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है, मतलब इसके अंदर 11 प्रोटॉन और या आप कह सकते हैं कि 11 इलेक्ट्रॉन है न्यूट्रल. ठीक है, इन एन ऑर्बिट ऑफ अराउंड न्यूक्लियस इन a neutral atom. किसी भी न्यूट्रल एटम के न्यूक्लियस में कितना प्रोटॉन है या उस एटम की न्यूक्लियस के चारों ओर एक फिक्स ऑर्बिट में घूमने वाले नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉनों को भी हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं? एटॉमिक नंबर. ओके, now we will see the mass number. मास नंबर. व्हाट इज मास नंबर? किसको हम कहते हैं मास नंबर? मास नंबर जो होता है वो क्या होता है? इट इज द सम ऑफ
it is the sum of number of protons and neutrons in a neutral atom. ठीक है, इट इज द सम ऑफ नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन इन अ न्यूट्रल एटम। अब ये कैसे पता करेंगे? ये बता रहा है कि कितने टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन किसी न्यूक्लियस के अंदर न्यूट्रल एटम में है, वो उसका मास नंबर हो गया। अब हम कैसे जानेंगे कि किसका मास नंबर क्या है? अब अगर लिखा हुआ है Na23N11 और यहाँ पे क्वेश्चन पूछ दे कि what indicates what is 23 in sodium एटम। सोडियम एटम में 23 क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा 23 इज द मास नंबर। And it has 11 proton and 12 न्यूट्रॉन। ठीक है, ये कंडीशन होती है। और इसका जो सिंबल है मास नंबर का, सिंबल ऑफ मास नंबर इसको हम ई से दिखाते हैं। ठीक है, इज ई से इसको हम दिखाते हैं। अब अगर यहाँ पे जेड इस कोई भी एलिमेंट है, मान लीजिए बी, तो ए होता है ऊपर, जेड होता है नीचे। जैसे सोडियम का एग्जांपल लेते हैं 11 and 23। ओके, 11 and 23। तो अब इसमें से 23 क्या है? ए क्या है? मास नंबर। और ये है एटॉमिक नंबर। ओके, एटॉमिक नंबर। अब इसमें भी डिफरेंट वे में न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं, क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो हम इसको देख लेते हैं। ठीक है, तो मास नंबर क्या हो गया? सम ऑफ द न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन इन अ न्यूक्लियस इज नोन एज मास नंबर। ओके, ये हो गया होगा, ये भी हो गया होगा। अब इस पे न्यूमेरिकल कैसे पूछे जा सकते हैं, कैसे पूछते हैं? ठीक है, क्वेश्चन यहाँ हम लिख लेते हैं। कैलकुलेट नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन
न्यूट्रॉन in chlorine atom whose symbol is given Cl35/17। इसकी मदद से हम चाहें तो न्यूट्रॉन प्रोटॉन पता कर सकते हैं। तो आंसर क्या होगा? आंसर हमारा यहाँ पे क्या होगा? आंसर क्या निकालेंगे हम? आंसर निकालने के लिए पहले जेड लिखेंगे, एटॉमिक नंबर, तो Z इज इक्वल टू 17। मास नंबर मास नंबर 35 माइनस 17 इक्वल टू 8 1 18 sorry mass number is 35 and number of neutrons, तो कितना हो जाएगा? 35 माइनस 17, तो ये मान लिए हो गया यहाँ से, सॉरी 35 यहाँ से हो जाएगा 8 and 1। ओके, तो यहाँ पे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स है 18, तो हम लिख सकते हैं कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इक्वल टू 18, नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल टू 17 and mass number number of neutrons equal to 18। सॉरी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हमें लिखा था, न्यूट्रॉन में लिखा है इलेक्ट्रॉन इक्वल टू 15। सॉरी 17 इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। किसी भी एटम में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन नहीं प्रोटॉन, किसी भी एटम के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन इक्वल तब होते हैं जबकि वो एटम न्यूट्रल हो, जबकि एटम क्या होगा? न्यूट्रल हो। तो अब जैसे एक क्वेश्चन हम यहाँ बना रहे थे, हमने यहाँ पे देख लिया कि क्लोरीन का एटॉमिक मास यानी मास नंबर था 35, एटॉमिक नंबर था 17, और ये 17 हमारा होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। 17 को इसमें से घटा दिया तो 18 आया हमारा नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। ठीक है, इस तरह से हमने इसको ये सिंबल का यूज जान लिया। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। Question is that what is the
विल बी, लिखे तो सही होगा, विल बी नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, प्रोटॉन and electron in Cl minus its atomic mass number its mass number is what 35 and atomic number is 17। ठीक है, एटॉमिक नंबर 17 दिया हुआ है, एटॉमिक मास दिया हुआ है 35। हमें पता करना है कि न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन Cl माइनस में कितना होगा। तो पहले हम एक नॉर्मल सिंबल लिखेंगे आंसर में, नॉर्मल सिंबल। Cl minus 35 and 17। ठीक है, ये सब तो एटॉमिक मास नंबर एंड एटॉमिक नंबर दिया हुआ है। तो हमें अगर ये चीज़ें पता करनी, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, तो पहली बात तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पता करना पड़ेगा। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पता करने के लिए नंबर ऑफ सिंबल दिया, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पता करना पड़ेगा। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन। अब यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन आया है, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आया है, तो 17 यानी 18 हो गया। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया 18, प्रोटॉन हो गया 17 और न्यूट्रॉन हो जाएगा 18। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। मास नंबर दिया हुआ है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, प्रोटॉन हो गया, एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आया तो इसलिए यहाँ पे 18 हो गया, अदरवाइज 17 होता है। न्यूट्रॉन यहाँ पे 18 है और प्रोटॉन यहाँ पे 17 है। तो इस तरह से हमने देख लिया, क्या हमने देख लिया कि कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, किसी भी सिंबल, अगर कोई सिंबल दिया है तो। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है, अब अगला जो हमारा टॉपिक है वो आइसोटोप, आइसोबार, आइसोटोन्स, ये सब चीज़ें हैं जो कि सिलेबस से अभी हटा दिया गया है। ठीक है, तो आइसोबार, आई होप सभी लोग आइसोबार, आइसोटोप ये सब जानते होंगे। ठीक है, अगर नहीं जानते हैं तो भी हम इसको बता देंगे, अगर जानना होगा तो बोल दीजिएगा। अब हम नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक यहाँ पे शुरू होगा,
अगला जो हमारा टॉपिक है डेवलपमेंट लीडिंग टू द development leading to the Bohr's model. ओके, कुछ ऐसे डेवलपमेंट हुए जिससे कि हमें बोर्स का एटॉमिक मॉडल कंफर्म हो पाया। तो उन सारी चीज़ों को हम यहाँ पे देखेंगे। तो हम यहाँ पे क्या देखेंगे, हम यहाँ पे देखेंगे कि क्या चीज़ें थी जिससे कि बोर्स के एटॉमिक मॉडल का डेवलपमेंट हुआ, फार्मूलेशन हुआ। तो यहाँ पे 2 डेवलपमेंट played major role in Bohr's in formulation of Bohr's एटॉमिक मॉडल। ठीक है, पहला क्या है, डुअल नेचर और डुअल बिहेवियर ऑफ मैटर। ठीक है, या डुअल नेचर ऑफ electromagnetic radiation and second one is the नेक्स्ट हमारा यहाँ पे एटॉमिक स्पेक्ट्रा। एटॉमिक स्पेक्ट्रा के बारे में इसमें हम लोग जानेंगे। ठीक है, एक्सप्लेन्ड इन इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल। in an atom। तो एक तो डुअल नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। ठीक है, लाइटर पार्टिकल्स ETC। ठीक है, ये दो चीजें थी जो कि बोर्स के एटॉमिक मॉडल को डेवलप करने में हेल्प कर रही थी। दो चीजें थी, एक तो डुअल नेचर ऑफ सब्सटेंस। कभी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो है कि पार्टिकल के फॉर्म में, तो कभी वेव के फॉर्म में ये जो है कि
प्रेजेंट होती हैं, बिहेवियर शो करती हैं। डी ब्रोगली ने इसके लिए इक्वेशन भी दिया। तो यहाँ पे कहना ये है कि जो हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी है वो कहती है कि कोई भी पार्टिकल्स है, स्मॉल लाइटर पार्टिकल्स है, एटॉमिक पार्टिकल है, या कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, उसके अंदर वेव नेचर भी होता है, पार्टिकल नेचर भी होता है। वेव नेचर एंड पार्टिकल नेचर होता है, ठीक है। जिसको बाद में प्रूव करने के लिए जो है डिफ्रैक्शन बताया गया, जो कि वेव नेचर को बता रहा था, और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट था जो कि बता रहा था पार्टिकल नेचर को, ठीक है। तो इस तरह से इन जो डुअल नेचर था और जो एटॉमिक स्पेक्ट्रा था, इन दोनों की मदद से क्या किया गया, इन दोनों की मदद से जो है कि बोर्स का एटॉमिक मॉडल डेवलप किया, ठीक है। अब एक एक करके हम लोग देखेंगे। सबसे पहले हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन पे ध्यान देंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी पे ध्यान देंगे, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग एक एक पॉइंट को क्लियर करेंगे। चलिए तो आते हैं हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी पे, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी अब हम लोग देखेंगे, ठीक है। और ये जो थ्योरी थी, दिस वाज गिवन बाय मैक्सवेल, दिस थ्योरी वाज given by मैक्सवेल। ओके, मैक्सवेल ने ये थ्योरी दी थी, आई बात सुनने। तो मैक्सवेल ने इस थ्योरी में क्या क्या बताया था, आज हम उसको जानेंगे। मैक्सवेल ही था जिसकी थ्योरी ने ये प्रूव किया कि रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल सही नहीं है, और मैक्सवेल की ही थ्योरी है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी जिसने प्रूव किया, जिसने हेल्प किया जो है कि बोर्स के एटॉमिक मॉडल को डेवलप करने में, जिसने हेल्प किया बोर्स के एटॉमिक मॉडल को डेवलप करने में, ठीक है। कुछ उसने मेन पॉइंट दिए, कुछ बातें बताई जो कि हम लोग आगे जानेंगे इसमें, ठीक है। इसमें इसने पहली बात बताई कि जितने भी रेडिएशंस हैं, सोर्स जो एनर्जी है किसी भी सोर्स से निकलती है, रेडिएट होती है अगर, तो वो मैग्नेटिक फील्ड में भी उतना ही रेडिएट होती है, उतना ही इलेक्ट्रिक फील्ड में, ठीक है। और इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में ये जो वेव्स होती हैं वो एक दूसरे के क्या होती हैं, परपेंडिकुलर होती हैं। क्या होती हैं, परपेंडिकुलर। तो यहाँ पे कि कोई भी एनर्जी है जो अब इमिट होती है किसी सोर्स से, तो वो एक रेडिएशन के फॉर्म में होती है। किसके फॉर्म में होती है, रेडिएशन के फॉर्म में होती है। इलेक्ट्रिकल फील्ड में भी होती है और मैग्नेटिक फील्ड में होती है। और जो स्पीड जो होती है इस वेव की, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की जो भी स्पीड होती है, वो स्पीड लगभग जो है कि 3 × 10⁸ 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। कितनी होती है, 3 × 10⁸ पर सेकेंड होती है, मीटर पर सेकेंड, ठीक है। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए किसी भी मीडियम की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो इसने ये दो बताया कि दो बातें बताई। एक तो एनर्जी जो इमिट होती है किसी सोर्स से,
तो वो रेडिएशन के फॉर्म में होती है और मैग्नेटिक फील्ड में भी होती है और इलेक्ट्रिक फील्ड में भी होती है। बस यही है कि रेडिएशन मैग्नेटिक फील्ड में और इलेक्ट्रिक फील्ड में जो होता है वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर होता है। क्या होता है? परपेंडिकुलर। ठीक है। और जो स्पीड होती है रेडिएशन की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, जो जैसे हमारी लाइट क्या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, तो वो लाइट की स्पीड से रेडिएशन चलता है। किसी भी सोर्स से अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन निकलना है तो उसकी स्पीड जो होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है। और ये जो रेडिएशन एक जगह से दूसरे जगह जाता है तो उसको जाने के लिए किसी मीडियम की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अब इसमें हम लोग आगे की वीडियो में पढ़ेंगे वेवलेंथ्स के बारे में, फ्रीक्वेंसी के बारे में, एम्पलीट्यूड के बारे में, टाइम पीरियड के बारे में। ठीक है, फ्रीक्वेंसी के बारे में। तो ये सारी चीज़ें हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।